तो वी विल स्टार्ट विद मोशन इन 2D। मोशन इन 2 डायमेंशंस में हमको दो टाइप के मोशंस देखने हैं। उसमें से एक मोशन जो है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाइल द अदर इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वी हैव सीन ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो रिमेंबर वन थिंग, मोशन इन 2 डायमेंशंस, इसमें we will study two different types of motion. One is projectile while the other is circular motion. Projectile motion and circular motion. और सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वी वांट टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल में हमने जो स्ट्रेट बोर्ड के पार्ट में देखा, मेरे पार्ट में, वो सिर्फ था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक का मतलब है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था वो। हमको यहाँ पे 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन देखने हैं। वी वांट टू स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन केस ऑफ जेईई नीट। स्ट्रेट बोर्ड में आपके पास सिर्फ एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था ग्राउंड टू ग्राउंड, उसको बोलते हो ऑब्लिक। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्लिक। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इज समथिंग डिफरेंट। तो ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके सारे इक्वेशंस हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखे हैं, जैसे x इक्वल टू वाई, सॉरी y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद है क्या? इक्वेशन ऑफ पाथ अभी मैंने एग्जाम में पूछा था। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब पूछा क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था वो, राइट। तो वो इक्वेशन हमने डिराइव किया है। हमने टाइम ऑफ एसेंट डिराइव किया है, टाइम ऑफ डिसेंट डिराइव किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किया है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर डिराइव किया है, और हाइट एच ये भी डिराइव किया है। तो सारे इक्वेशन हमको पहले तो हमको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वी हैव डिराइव ओनली वन फॉर्म। अभी इस केस में हमको दूसरा फॉर्म भी चाहिए। We will derive one more form of equation of trajectory. Then we have derived what is time of ascent. याद है? u sin theta by g. Time of descent u sin theta by g. Time of flight 2u sin theta by g. Range 2ux uy by g. ux था u cos theta, uy था u sin theta, तो 2u square sin theta cos theta by g, मतलब u square sin 2 theta by g। फिर हमने मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन डिराइव किया था यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ऐसा ऐसा इक्वेशन याद रहना चाहिए आपको। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसको ऑब्लिक बोलते हैं, उसकी बात कर रहे थे। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट टू ग्राउंड की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेट प्लेन जा रहा है, उसने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, दैट इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड, दैट इज हाइट टू ग्राउंड, और उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक तीसरा है मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो व्हाट न्यू थिंग्स यू विल लर्न इन दिस केस इज हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड। और एडिशनली हमने स्टेट बोर्ड के हिसाब से बहुत बेसिक लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है, ऑब्लिक। यहाँ पे अभी थोड़ी चीजें और बढ़ेंगे। एडिशनली देयर आर मच मोर थिंग्स दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, हमने डिस्कस किया व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ। हमने देखा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हमने कभी ये बात नहीं की कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन है, मतलब ये विथ टाइम इट इज गोइंग अहेड, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि इसका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल तो जीरो है क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा हमने वो देखा नहीं। उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखा नहीं। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा हमने ये भी फाइंड किया नहीं। वी आर सपोज्ड टू आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने उसका एंगल कितना होगा उस इंस्टेंट पे, अल्फा, ये भी देखा नहीं। हमको पता है थीटा पता है, लेकिन थीटा क्या था? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था।
लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में आगे जाता है तो एंगल भी तो चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज एंगल एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमने ये भी देखा। नहीं तो हमको ये सारे इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव करने होंगे और याद रखने होंगे। और अगर आपको डिराइव करते आता है तो याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज बिकॉज वंस यू नो हाउ टू डिराइव थिंग्स यू कैन डिराइव डायरेक्टली, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दोज इक्वेशंस। कमिंग टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के केस में there are two types of circular motion, one is UCM and another is non UCM। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम 11th में कवर करते हैं एज पर योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस, और नॉन यूसीएम वी कवर दिस इन 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, राइट। तो मेरा फोकस अभी फिलहाल के लिए यूसीएम के पार्ट तक है, बाकी का हम जब रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो आइडियली these two things we have not studied yet. This one we have studied but in very basic form, और ये भी हमने बहुत ही बेसिक फॉर्म में देखा है। तो नॉन यूसीएम हम अभी फिलहाल करने नहीं वाले, वी विल जस्ट पे अटेंशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल द थ्री टाइप्स एंड यूसीएम। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हम स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक से, जो हमको ऑलरेडी पता है। ऑब्लिक के केस में हमने क्या क्या इक्वेशन डिराइव किए थे एक बार वापस से डिराइव करेंगे, और एडिशनली हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी देखेंगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले we will start with oblique projectile motion. The first type of projectile motion is oblique projectile motion. Oblique projectile motion. So if you remember, projectile मतलब it is an object. It is an object which is thrown in air with certain velocity, जिसको हम लोग बोलते हैं velocity of projection. An object thrown in air with certain velocity making some angle with horizontal, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने एयर में थ्रो कर दिया, और ये जब हमने थ्रो किया तो इट मेक्स सम एंगल, सम इनिशियल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इस इनिशियल एंगल को हमने बोला था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और द वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये ऐसा मूव होगा एंड इट विल रीच ग्राउंड अगेन आफ्टर कवरिंग इट्स पाथ। उस पाथ को बोलते हो ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैजेक्टरी। वापस से एक बार लुक, इजी है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले रेस्ट में था, हमने इसको थ्रो कर दिया, वी हैव थ्रोन दिस इन एयर, एंड इफ इट इज थ्रोन, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, सम वेलोसिटी इनिशियल, दैट इज u बार। हम इनिशियल वेलोसिटी को u बार से डिनोट करते हैं, ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी u बार, u वेक्टर, दिस इज वेक्टर फॉर्म। इसने जो एंगल बनाया है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो इनिशियल वेलोसिटी था इसके हमने कर लिए थे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट था x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट था y कंपोनेंट, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये था ux, और ux होता है u cos थीटा, क्योंकि ये एंगल को एडजेसेंट है। ये है uy, ये होता है u sin थीटा, क्योंकि ये एंगल को अपोजिट है। तो साइन कंपोनेंट इज ऑलवेज अपोजिट। बोलो कि ये कैसे अपोजिट है? अपोजिट ही तो है, दिस इज अपोजिट। हाउ कम इट इज अपोजिट? दिस इज दिस वन। तो एंगल को क्या है, ये अपोजिट है। तो मैंने दिखाया कहाँ पे? यहाँ पे, सिंपल। तो एक u कंपोनेंट ux is u cos थीटा एंड uy is u sin थीटा। फिर हमने ये देखा था कि ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जब अपने पाथ के अलोंग मूव होगा तो x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और अगर फोर्स नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है कि टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन यू नीड टू हैव एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स F equal to ma। if there is no F, there is no a, there is no acceleration without force। so that is why x component of velocity will never change। इसका मतलब कभी भी पूछा हो what is the final velocity along x direction, जो इनिशियल है वही फाइनल है, ux and vx are same। x component of velocity does not change।
चेंज ही नहीं होता है, फोर्स नहीं है तो कहाँ से चेंज होगा, राइट। तो कौन सा कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, u cos थीटा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम, चाहे पार्टिकल कहीं पे भी हो, चाहे पार्टिकल का कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया हो, u x विल नेवर चेंज। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई करने के बाद भी आपको vx इक्वल टू यू एक्स ही मिलेगा, क्योंकि ax क्या है, 0 है। गुड। तो ये कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन चेंज कौन होता है, चेंज होता है y कंपोनेंट। y कंपोनेंट में इनिशियल कंडीशंस मैटर करते हैं यहाँ पे। इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो वेक्टर का लेंथ में छोटा छोटा करते जा रहा हूँ, पहले बड़ा था वेक्टर, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फाइनली टॉप मोस्ट पोजिशन पे आके, इस टॉप मोस्ट को मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, इसको मैं क्यू पॉइंट बोल देता हूँ। टॉप मोस्ट पे आके वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाता है 0। फिर जैसे वो प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगा, तो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट वापस से बढ़ने लगता है, बट दिस टाइम इट इज इन रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया चेंज। तो कंपोनेंट y component of velocity is initially decreasing 0, increasing and again becomes the same value। कितना वैल्यू, जो इनिशियल था क्या था, u sin थीटा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये है माइनस u sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन हो गया इसका रिवर्स, डायरेक्शन हो गया इसका अपोजिट। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब हमारा टास्क क्या है, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, जो कुछ हमने ऑलरेडी डिराइव किया है उसको एक बार वापस से देखेंगे। अब यहाँ पे डेरिवेशन इज नॉट डिटेल डेरिवेशन, सिर्फ इक्वेशन याद होना चाहिए, उसके हिसाब से हमको वापस से डिराइव करना होता है, और अप्रोच आपका डेवलप होना चाहिए। हाउ टू डिराइव एनी इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर द अप्रोच। तो आइडिया बिहाइंड रिवाइजिंग इज नॉट कि हम फुल फ्लेज डेरिवेशन करेंगे, सब कुछ लिखेंगे वापस से। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अप्रोच बिहाइंड डिराइविंग अ फॉर्मूला। तो सबसे पहला, the first thing that we will need is equation of trajectory। और अभी मैंने आपका थ्योरी टेस्ट लिया था, तो जानबूझ के मैंने ये वहां पे डाला है। आई ट्राई टू सिंक्रोनाइज, परसों टेस्ट हुआ, मतलब आपको याद होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। तो हाउ डू डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टेस्ट दिया ना आपने, अभी टेस्ट दिया, लिखा भी है उसमें, बहुत लोगों ने पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखा है आप लोगों ने, तो बताओ कैसे डिराइव किया था। u cos थीटा, u sin थीटा कंपोनेंट्स हो गए, यस। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लुक, द आइडिया इज, ये 2D मोशन है, 2D मोशन में एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो ट्रैजेक्टरी। ऐसे हमने ऑलरेडी देखे हैं, सर्कल देखा है, x² + y² = r²। हमने एलिप्स देखा है, x² / a² + y² / b² = 1। हमने पैराबोलास देखे हैं, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = -4ay एंड x² = +4ay। तो ये चारों में से एक पैराबोला है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा y और x का। वो y और x का इक्वेशन अगर आपको बनाना है, मतलब y और x को रिलेट करना है, क्योंकि ये मोशन है, मोशन में पोजीशन चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो आप स्टार्ट करते हो s = ut प्लस 1/2 at² से। फिर इसको आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2D मोशन मतलब 2 1D मोशन। अगर आपको याद होगा थ्योरी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2D मोशन की बात करोगे तो 2D मोशन इज नथिंग बट 2 1D मोशन सेपरेटली। x कंपोनेंट अलग कर लो, y कंपोनेंट अलग कर लो, तो sx = uxt प्लस 1/2 axt²। सिमिलरली sy = uyt, बराबर ना, प्लस 1/2 ayt²। sx मतलब x, ux मतलब u cos थीटा इंटू t, ax इज 0 तो अगला टर्म 0, sy मतलब y, uy इज u sin थीटा t, माइनस ay इज g, हाँ t² 0 है ना, लेकिन सेकेंड टर्म तो नहीं है ना, ax इज 0 तो बराबर है, राइट। तो u sin थीटा t हाफ एंड ay इज g, तो हाफ gt²। अभी ये याद रखना, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट याद रखना, ये हमको आगे काम में आएगा, जब हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे तब तो काम में आएगा।
फिलहाल तो इतना याद रखो। अब यहां से हमको मिल जाता है टी, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हम ये इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 था y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, लेकिन t क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस, माइनस क्या था, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर बाई 2, टी मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो u और u हो गया कैंसल, साइन अपॉन कॉस बन गया tan, तो x tan थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक ही है, इट्स द सेम थिंग। देन अब ये एक फॉर्म है जो नॉर्मली आप स्टेट बोर्ड में डिराइव करते हो, इट इज गुड, फाइन, लेकिन इससे भी और एक सिंपल फॉर्म बन सकता है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन आपको जेई नीट में किस टाइप का पूछा है। तो दोनों टेस्ट पेपर में से एक टेस्ट पेपर में मैंने आपको इक्वेशंस दिए थे जानबूझ के, वो भी, तो आई डोंट हैव अ पेपर नाउ, है क्या किसी के पास पेपर? ओके, उसमें क्वेश्चन था y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, और रेंज पूछा था, रेंज। तो अगेन अगेन यू विल फाइंड कि जो मैं टेस्ट पेपर ले रहा हूँ उसके पीछे कुछ और दिमाग होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग रेंज कैसे लाओगे। तो एक क्वेश्चन था y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई, और आपको पूछा था रेंज बताओ। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है x tan थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे रेंज मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। रेंज कैसे मिलेगा, यहाँ से अगर रेंज फाइंड करने जाओगे तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास 2-3 फॉर्मूला है, तो उसमें से एक फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप कंपेयर करके, अगर आप कंपेयर करते हो, इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो tan थीटा यहाँ पे 16 बराबर, ये एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बचा हुआ क्या है, जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपके पास जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 16, और वहां से जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/4। इन दोनों से आप फाइंड कर लोगे सॉल्व करके यू स्क्वायर, यू की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, लेकिन ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, दिस इज एक्सट्रीमली लेंदी सॉल्यूशन। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाओगे, लुक, सिंप्लीफाई अगर करना है तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा, मैं कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से, पहले टर्म में बच गया 1, दूसरे टर्म में g बाई 2, एक x बाहर गया तो एक x रह गया, एक x कॉमन निकाले ना, अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने tan थीटा कॉमन तो निकाला है न्यूमरेटर में से, लेकिन सेकेंड टर्म में tan थीटा था क्या, नहीं, तो एडजस्ट करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा इसको, डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया उसका एडजस्टमेंट का पार्ट। यहां तक क्लियर, गुड। देन tan थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी बाई 2 एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ये था tan, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये था आपके पास tan थीटा, तो साइन अपॉन कॉस लिख लिया मैंने यहाँ पे। देन इफ यू नोटिस, एक कॉस और एक कॉस को आप कर सकते हो कैंसल, तो एक कॉस और ये एक कॉस हो गया कैंसल। और आप एक चीज कर सकते थे, जो जी था इस जी को यहाँ पे लाके लिख लेते, अगर वैसा करते तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2u² cos थीटा साइन थीटा बाई जी, वो होता है रेंज। रेंज के 3 फॉर्मूला थे, 2 ux dy बाई जी,
टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कौन है, ये रेंज है। तो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय ये पूरा का पूरा कौन है, रेंज है। तो ये आपके पास एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का। क्लियर यहां तक, समझ में आया? तो हमने क्या किया, सिर्फ x tan थीटा कॉमन निकाला। तो सेकेंड टर्म में से x कॉमन निकला तो x बचा, x स्क्वायर का एक x गया। और क्योंकि वहां पे एज यू सी tan थीटा है नहीं न्यूमरेटर में, लेकिन तुमने कॉमन निकाला तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। tan थीटा क्या है, साइन अपॉन कॉस, एक कॉस हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। लेकिन ये कौन होता है, ये रेंज होता है। तो ऊपर कौन बचा है, x, नीचे कौन बचा है, r। तो फिर आपको मिल जाएगा x बाय r। करेक्ट, ये बन गया एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो इंटेंशनली इट वाज समथिंग लाइक y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। मुझे अगर रेंज चाहिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है आपको, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म कौन है, 1। तो मुझे यहाँ पे पहले टर्म में क्या करना है, 1। तो मैं क्या कॉमन निकाल लूंगा, 16x, तो क्या बचा, 1। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, बराबर। लेकिन न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाला है आपने, 16। सेकेंड टर्म में 16 था क्या, नहीं, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 16 डिनोमिनेटर में क्यों लेगा, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर से कॉमन निकाला था नहीं, तो क्या किया, एडजस्ट कर दिया। मतलब बेसिकली क्या किया, इसको 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया पहले, फिर 16 कॉमन निकाला। दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट। अब y इक्वल टू 16x 1 माइनस एक्स, दिस इज 64, और ये 5 न्यूमरेटर का कहाँ गया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। अब कंपेयर करो, हमारे पास जो इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव किया था, जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड, दैट इज x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। तो बाय कंपैरिजन व्हाट डू यू सी, व्हाट इज r, 64 by 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, व्हाट इज 64 का डबल, 128 by 10। तो आंसर क्या आना चाहिए, 12.8। तो ज्यादा सिंपल है ये, तो इट इज सिंपल इन दिस वे। तो ऐसे फॉर्मूलाज आपको सिंप्लीफाई करते रहने पड़ेंगे। यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज, राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है स्टेट बोर्ड में और जेईई नीट में, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगता है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल की कभी बात ही नहीं की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अभी ये भी तो क्वेश्चन था ना आपको, क्वेश्चन था एक बैच में, क्वेश्चन था व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड व्हेन दे आर सेम। एक में था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ एंड व्हेन दे आर सेम। तो दो पेपर में दो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, यस, a vector drawn from a final position, initial position to final position. So it is a basically difference between final position vector and initial position vector. Very good. अब going back to that path, ये हमारे पास ट्रैजेक्टरी था। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड करना है, सपोज वी आर सपोज टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसे करेंगे। तो हमको अभी सेकेंड केस, सबसे पहले केस में हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब सेकेंड केस में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहले बाकी सब मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, दिस इंफॉर्मेशन फॉर द टाइमिंग इज इररिलेवेंट। बाकी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, तो वी विल जस्ट डिलीट दोस थिंग फ्रॉम हियर। गुड, तो हमारे पास ऐसा एक ट्रैजेक्टरी का पाथ था। हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल कहीं पे भी हो उसके पाथ में, उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्योंकि अभी अभी आपने बोला ना, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप ही ने बताया इनिशियल तो 0 0 है, पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया, ओरिजिन से।
तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है 0 0, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या आएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वेक्टर आपको फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस वेक्टर, लेट अस डिनोट दिस वेक्टर बाय आर बार। अगर आपको याद होगा, देखो लॉजिकली कनेक्ट करोगे वेक्टर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो सारा डेरिवेशन सिंपल है। पोजीशन वेक्टर हमने कैसे लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते हो, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कौन है 0, तो x1 y1 क्या है 0 0, x2 y2 को बोल देता हूँ x और y। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे इस केस में क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ ओरिजिन से, तो इस केस में पोजीशन वेक्टर मतलब कौन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और आपको क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो आर बार इक्वल टू क्या लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी भी जिनको नहीं समझा है तो मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है, ये ओरिजिन है और ये x1 y1 है, ये x1 कॉमा y1 है, और ये उसका सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेट अस से a पॉइंट पे है, वो सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये x2 y2 है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बार इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये सॉल्व करने के बाद आता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। x2 कौन है x, x1 कौन है 0, y2 कौन है y और y1 कौन है 0, तो क्या बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैं ये सारा लिखने की जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, डायरेक्टली बता दिया कि आपके पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर फॉर दिस, so this is what you will get। यहाँ तक क्लियर। अब x और y तो पहले ही फाइंड करके रखा है, बड़े x u cos थीटा, तो r बार विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू t आई कैप, एंड व्हाट इज y u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाय 2, राइट। तो प्लस क्या है आपके पास u sin थीटा इंटू t माइनस gt स्क्वायर बाय 2 j कैप, ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट। तो अगर आपको पूछा होगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये है, आपको एक्स कंपोनेंट दिया होगा वेलोसिटी का ux, सपोज ux की वैल्यू 5 है तो 5t आई कैप, ui की वैल्यू अगर सपोज 4 है तो 4t माइनस gt स्क्वायर जे कैप, टाइम भी दिया होगा तो टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, गुड। देन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, कभी कभी क्या बोलते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोलते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको आंसर में दिया होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वहां पे दी नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है। एक्स कंपोनेंट कौन है इसका बताओ u cos थीटा t, और y कंपोनेंट कौन है u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is mod of r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट इज u cos थीटा t का स्क्वायर और y कंपोनेंट u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाई 2 इसका स्क्वायर, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद हमने और एक चीज की बात नहीं की, एंड दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी से पहले हम लोग देखते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि चेंज के लिए क्या चाहिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। अब थर्ड थिंग दैट यू वांट टू फाइंड इज व्हाट इज instantaneous velocity। What do you mean by instantaneous velocity? Velocity at a
पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमारे पास तो इनिशियल वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन था, u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो हमको अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। तो vx इक्वल टू uxt प्लस ux प्लस axt, ux प्लस axt। लेकिन लेकिन व्हाट इज ax, जीरो। व्हाट इज ux, u cos थीटा। तो vx इज नथिंग बट इक्वल टू ux। मैंने इसलिए स्टार्ट ही वहां से किया था कि थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज होता नहीं है। तो फाइंड करके मतलब ही नहीं है, वो वही है जो था। लेकिन vx की जगह पे अगर vy होता तो uy प्लस ayt। व्हाट इज vy, u sin थीटा माइनस g, क्योंकि ay क्या है, माइनस जी, तो माइनस जी टी। ये कौन है, ये y कंपोनेंट है। आपको पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx है u cos थीटा i कैप प्लस vy है u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसलिए तो टाइम है ना उसमें, है क्या टाइम, यस। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। ऐसा आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा। आपको पूछा होगा, लेट अस से व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो u cos 30 आई कैप प्लस u sin 30 माइनस g इंटू टाइम की जो वैल्यू दी होगी वो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मिल गया। वैसे बाय द वे, मैं सिर्फ अभी आपको थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग एमसीक्यूज, तो मैं इतना डिफिकल्ट तो आपको नहीं करके देने वाला। आई विल गिव यू ट्रिक्स, सिंपल है। ओनली थिंग इज दैट यू रिमेंबर कि ऐसे इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, जस्ट इन केस कहीं पे आ गया तो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड कैसे फाइंड करते हो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx, व्हाट इज vx, ux मतलब u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देन इसके बाद हमको देखना है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन पे। अभी चेंज इन वेलोसिटी आप जब बोलते हो तो दो केसेस बनते हैं इसमें। चेंज इन वेलोसिटी की जब बात होगी तो यहाँ पे बनेंगे दो केसेस। क्यों दो केसेस, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन, कौन सा फाइनल पोजीशन, आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गया, क्योंकि दो केसेस है। एक केस में मोशन कंप्लीट हो गया मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, एक केस में मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, पार्टिकल उसके मैक्सिमम हाइट पे है। तो जब मैक्सिमम हाइट पे है तब चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब वो ग्राउंड पे आ गया, जब वो उसका मोशन कंप्लीट हो गया, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी एट q माइनस उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो जब आप चेंज की बात करते हो, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वैल्यू तो डिपेंड करेगा ना पार्टिकल कहाँ पे है, इनिशियल तो सेम है। तो दोनों केस में क्या सेम है, इनिशियल सेम है। मैं वापस बता देता हूँ एक बार अच्छे से। चेंज, जब आप जब भी चेंज की बात करते हो तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो इनिशियल है, इनिशियल तो हमको पता ही है। इनिशियल हम जानते नहीं है, ऑफ कोर्स वी नो व्हाट इज इनिशियल, दिस इज u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा। तो इफ आई राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म, initial velocity in vector form, u bar will be ux I cap plus uy j cap, but ux was u cos theta and uy was u sin theta. So initial velocity is nothing but in this case is u cos theta I cap plus u sin theta j cap। ये दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, दिस इज एब्सोल्युटली सेम। अब यहाँ पे बनेंगे दो केसेस, एक बना लेंगे केस वन। केस वन इज
maximum height. तो when the particle is at maximum height मतलब पॉइंट P पॉइंट पे जब है तब, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि v बार क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप, करेक्ट है ना। लेकिन मैक्सिमम हाइट पे vy तो जीरो होता है कि नहीं, यस। तो बट vy इक्वल टू जीरो, और मैंने आपको बता के रखा है x कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा। तो व्हाट इज v बार इज vx मतलब u cos थीटा आई कैप। क्लियर? देन अगर ये क्लियर है तो आपको डेल्टा वी फाइंड करना है, चेंज वेलोसिटी इज डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में फाइनल कौन है, इसमें है u cos थीटा आई कैप फाइनल, माइनस इनिशियल कौन है, इनिशियल है u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। जब माइनस करोगे तो u cos हो जाएगा कैंसल, और बचेगा आपके पास माइनस u sin थीटा j कैप। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो ओनली u sin थीटा। अब लॉजिकली सोचो, तुम लोगों को अगर मोशन अच्छे से समझा है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है तो कुछ भी नहीं है। इनिशियल कंपोनेंट्स कौन से थे, u sin थीटा एंड u cos थीटा, उसमें से कौन चेंज नहीं हुआ, u cos थीटा चेंज है। तो जो चेंज नहीं हुआ उसमें क्या चेंज है, जीरो चेंज है ना। तो वो दिख रहा है क्या तुमको चेंज में, अब तो चेंज ही नहीं होगा तो फिर वो चेंज के इक्वेशन में आएगा क्यों, चेंज के इक्वेशन में कौन आएगा, जो चेंज हुआ। चेंज कौन हुआ, पहले कितना था u sin थीटा, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके कितना हो गया, जीरो हो गया। किसी भी चीज को जीरो करने के लिए क्या करते हो, टू को जीरो कैसे करते हो, -2, 5 को जीरो कैसे करते हो, हाँ तो फिर u sin थीटा को जीरो कैसे करोगे, -u sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे चेंज है, ये दिस इज चेंज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट हो गया -u sin थीटा, वो -u sin थीटा कंपोनेंट वापस कब होगा, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद होगा। जब ग्राउंड पे आया तब -u sin थीटा हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी, -u sin थीटा y कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे पहुंचने के बाद हुआ। हम यहाँ पे फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, बराबर। अगर मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था, वो जीरो हो गया तो चेंज कितना है, -2 है ना। तो u sin थीटा था, वो जीरो हो गया तो चेंज कितना है, -u sin थीटा। चेंज व्हाट इज फाइनल, जीरो। और जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो व्हाट इज चेंज, -2। -2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे था u sin थीटा, वहां पे है -u sin थीटा। फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज, फाइनल कितना है, -u sin थीटा, इनिशियल कितना है, u sin थीटा, -u sin थीटा, -u sin थीटा मतलब -2u sin थीटा। तो अभी अगली बार से एज अ रूल याद रखना, पहले अगर वेलोसिटी किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट कर रहा है, सपोज इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड, बराबर, और फाइनल वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड आ गया, एंगल कितना बना दोनों में, 180। तो जब भी एंगल 180 हो, टोटल चेंजेस ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, टोटल चेंजेस ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, करेक्ट। पहले डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा था, अभी अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, व्हाट इज चेंज, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, क्योंकि एंगल कितना है 180। तो जब जब इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट एक दूसरे को अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तब तब टोटल चेंज कितना होता है, ट्वाइस, ट्वाइस, ओके। तो वो भी मैं प्रूव करूंगा अभी यहाँ पे। तो ये केस 1 हो गया, अभी केस 2 देख लेंगे। लेट अस लुक एट केस 2 नाउ। तो केस 2, जैसे केस में आपने बोला मैक्सिमम हाइट, केस 2 आप बोलोगे ग्राउंड, ग्राउंड मतलब उसका पाथ हो गया कंप्लीट, हाँ, आफ्टर उसका ट्रेजेक्टरी हैज कंप्लीटेड, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे वापस से वही है, vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा, तो नो चेंज एब्सोल्युटली। बट vy इक्वल टू -u sin थीटा, करेक्ट। So therefore final velocity vector will be vx I cap plus vy j cap. So v bar equal to vx था u cos theta I cap minus u sin theta j cap.
नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई मैथ्स इज सो इम्पोर्टेंट। नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैथ्स तो लगने ही वाला है आपको। डेल्टा वी बार इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल था यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। यू कॉस थीटा हो जाएगा कैंसल, माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप इज माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो टू यू साइन थीटा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। So this is change in velocity between final and initial position। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट इसके इक्वेशंस वापस से एक बार देख लेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, एज आई टोल्ड यू हियर वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डिराइविंग थिंग्स। तो डिराइव तो नहीं होगा। अब चेंज इन वेलोसिटी के बाद आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले टाइम ऑफ एसेंट ही देख लेते हैं। Time of ascent is the time taken by the particle to reach its maximum height from the point of projection। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगा उसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हो एसेंट। दिस पार्ट in which the height is increasing is called as ascent, and the part in which the height is decreasing is called as descent। तो टाइम ऑफ ascent का इक्वेशन बहुत सिंपल था, u y by g। हाँ, उसको u y by g ही याद रखो, वो ज्यादा बेटर है। आई नो इट इज u sin theta by g, लेकिन टू रिमेम्बर इट इज बेटर टू रिमेम्बर इट एज u y by g। अभी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डज नॉट बिहेव डिफरेंटली। ऐसा तो होगा नहीं कि पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू -9.8 होगा, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग अप। और जब नीचे आया तो -9.8 की जगह पे आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा होता है क्या? तो ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड, इफ यू आर गोइंग अप, इफ यू आर कमिंग डाउन, जी वैल्यू रिमेन्स सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, एक बार माइनस जी होता है, एक बार प्लस जी होता है। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है। करेक्ट, अंडर द अजम्पशंस। हमने 4 अजम्पशन देखे थे। डू यू रिमेंबर अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? यस, नंबर 1 एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। नंबर 2 maximum height is very small compared to the radius of earth। क्योंकि अगले चैप्टर में ग्रेविटेशन में आप देखोगे, अपकमिंग चैप्टर ग्रेविटेशन में आप देखोगे कि विथ अल्टीट्यूड विथ हाइट जी भी चेंज होता है। तो हाइट छोटा रहेगा तो जी का वेरिएशन निग्लेक्ट कर सकते हो। तो जी कैन बी टेकन प्रैक्टिकली टू बी कांस्टेंट। इट इज नॉट कांस्टेंट, रिमेंबर, एज यू गो अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, एज यू गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एज यू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज होता है। तो हम जो 9.8 लिखते हैं ना वो लोकल कांस्टेंट है, और वो हमारे लिए तो 9.8 है भी नहीं। 9.8 पोल पे होता है, इक्वेटर पे 9.73 होता है। हमारा कंट्री इक्वेटर और पोल के बीच में है, और हमारा सिटी 20 डिग्री 0.9 समथिंग, मतलब अराउंड 21 पे हो आप। यू आर एट 21 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, करेक्ट। तो 45 पे होते तो एग्जैक्टली पोल्स के सेंटर में आ जाते। तो हमारे यहाँ पे जी की वैल्यू 9.74 के आसपास कुछ मिलनी चाहिए आपको, वो भी कैलकुलेट करते आएगा, अगले चैप्टर में देखेंगे। तो जी इज चेंजिंग विथ हाइट ऑल्सो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपने थ्रो किया एयर में, तो उसका भी तो हाइट चेंज हो रहा है। अगर ये हाइट इट इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, करेक्ट। और अगर मैक्सिमम हाइट मान लो 3, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो अप टू दिस वेरी स्मॉल हाइट यू कैन टेक जी एज कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज टू बी निग्लेक्टेड। वो कब होता है? जब हॉरिजॉन्टल रेंज इज लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। वापस से बात वही आ गई, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो हम जिस प्रोजेक्टाइल को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, यू कैन फायर अप टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, 100, 200, 300 किलोमीटर, राइट। उस केस में अर्थ का रोटेशन निग्लेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग रेंज के केस में दिक्कत है, हमने यहाँ से शूट कर दिया 3000 किलोमीटर दूर, हमारा एनिमी था, उसको मारना है, और अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है। मारना था एक कंट्री में, लग गया दूसरी कंट्री में। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा,
पोलैंड में जाके एक मिसाइल गिरा, 3-4 दिन पहले की बात है। दैट इज एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बाय द वे, वो छोड़ दो। बट ऐसा क्लेम है कि रशिया मारने गया था यूक्रेन पे और वो गया पोलैंड में। वैसा कुछ हुआ नहीं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है। जैसे अभी बीच में हमारे यहाँ पे भी ऐसा बोला था कि मिस फायर हो गया मिसाइल। तो समटाइम्स इफ यू डू नॉट कंसिडर दिस रोटेशनल इफेक्ट और लॉन्ग रेंज है, तो टारगेट कहीं और है, अर्थ रोटेट हो गया, लगेगा कहीं और। तो तीसरा अजम्पशन था दैट वी निग्लेक्ट अर्थ रोटेशन आल्सो, मतलब हमारे केस में जो प्रोजेक्टाइल है इट इज अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल, 100 200 300 किलोमीटर बहुत हो गया। देन चौथा assumption, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यू आर निग्लेक्टिंग एयर का रेजिस्टेंस, यू आर निग्लेक्टिंग अर्थ का रोटेशन, तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है सेम। तो जितना टाइम ग्राउंड से टॉप पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लगता है, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट रिमेन्स द सेम। और क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है, तो हमारा काम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, or time of flight is the time taken by the projectile to complete its entire trajectory. So this is nothing but time of ascent plus time of descent. So this is equal to 2uy by g, मतलब 2u sin theta by g। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज रेंज, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। Horizontal range is the maximum distance covered by the projectile along horizontal direction. इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों अलग अलग चीज है। When I say it is the horizontal distance covered by the projectile is called as range, जब मैं बोलता हूँ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आई स्लो डाउन लिटिल बिट। देखो द आइडिया हियर इज, बात ऐसी है, अब जब आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, यू आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसको आप डिनोट करते हो आर से। और अगर आपको आर का फॉर्मूला याद होगा, याद होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये जो r है ये u पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि g तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ मैंने u को भी कांस्टेंट कर दिया, तो अब r किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे, सिर्फ थीटा पे। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि देखो मैंने वेलोसिटी तो सेम ही दिया है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, g भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, तो क्या अलग अलग एंगल्स के लिए रेंज अलग अलग होगा? यस होगा। अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम रेंज, यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से एंगल के लिए होगा? 45। तो बी केयरफुल विथ दिस वर्ड मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें मैक्सिमम वर्ड अगर यूज कर रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि थीटा कितना है? 45। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। अगर मैक्सिमम ये वर्ड यूज हुआ है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम थीटा इक्वल टू 45। तो एनीवेज हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, राइट। तो जो प्रोजेक्टाइल था उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके फॉर्मूलाज थे, ऑफ कोर्स सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज 2ux uy बाय g, या फिर ux है u cos थीटा, uy है u sin थीटा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g, ये भी एक फॉर्म है। या फिर u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा बाय g, ये भी एक फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म है। अब देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो, बिकॉज अभी तक हमारा वो हुआ नहीं, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड में था नहीं। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शायद आपको पता भी होगा, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट।
तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या, आई जस्ट टेल यू विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज थीटा की वैल्यू 30 है सपोज, तो रेंज आर क्या आएगा, आर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 बाय, बराबर। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 60, व्हाट इज साइन ऑफ 60, रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2, रूट 3 यू स्क्वायर बाय 2g। नाउ लेट अस से अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 लेता हूँ, 60 लेता हूँ, जस्ट लेट अस टेक, तो ये आ जाएगा आपके पास आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 60 अपॉन जी, अपॉन जी। तो यू स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 फाइंड करने के लिए दो मेथड्स है। एक तो साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिखो, दैट इज कॉस 30, बराबर ना। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब जिनको नहीं पता बताना पड़ेगा, आई हैव टू टेल यू, आई टेल यू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन एंड 1 अपॉन साइन, tan and 1 upon tan, cos and 1 upon cos, बराबर। देन जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, देर आर टू थिंग्स हियर। एक तो हाफ एंगल का मल्टीपल पाई बाय 2, और एक है फुल एंगल का मल्टीपल मतलब पाई, प्लस थीटा। जहां जहां पे साइन ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 ऐसा दिखे और प्लस थीटा दिखे, तो साइन का बनता है कॉस, कॉस का बनता है साइन, टैन का बनता है कॉट, कॉट का बनता है टैन। जहां जहां पे आपको पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई दिखे, वहां साइन का रहता है साइन, कॉस का रहता है कॉस, टैन का रहता है टैन, कॉट का रहता है कॉट, नो चेंज। अब सिर्फ चेक करना क्या है, ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन, वो गिवन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव था तो कॉस भी पॉजिटिव आएगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो ये माइनस आएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, इतना पता है। या फिर समझो, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है कि ये नहीं याद रहता है हमको, फिर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि एक ही चीज है। इफ यू राइट डाउन साइन ऑफ ए प्लस बी, यू विल हैव साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जिनको जो कंफर्टेबल हो, बाय द वे जिनको ये फॉर्मूला पता है उसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है, दिस इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू नो साइन ऑफ ए प्लस बी, यू नो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। If you know sin of a plus b, you know cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. If you know cos of a plus b, you know cos of a minus b, cos a cos b plus sin a. और if you know all this four, you know what is sin c plus sin d, क्योंकि दो बार ऐड करोगे, दो बार सब्ट्रैक्ट करोगे, sin c प्लस sin d का फॉर्म बनता है, sin c माइनस sin d का फॉर्म बनता है, cos c प्लस cos d का cos c माइनस cos d का फॉर्म बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज दिस फॉर्मूला डन, ये एक पता है, सब पता है। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा चाहिए। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा करना है तो ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, बी की वैल्यू क्या है, थीटा। साइन ऑफ पाई बाय 2 1, करेक्ट 1, तो ये कितना आ गया 1, क्या बचा, कॉस ऑफ थीटा बचा। कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना है 0, तो ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा कॉस थीटा आ गया। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो find out what is sin of pi by 2 plus theta. But anyways, coming back to this point, sin of 120, तो दो तरीके हैं, या तो इसको sin of 180 माइनस 60 लिख दो, या तो फिर 90 प्लस 30 लिखो। अगर हम 90 प्लस 30 लिख रहे हो मतलब आप पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख रहे हो। अगर आप 180 माइनस 60 लिख रहे हो तो आप पाई माइनस थीटा लिख रहे हो। अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख रहे हो तो साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन का साइन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर आप साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख रहे हो तो ये कॉस थीटा है, कॉस ऑफ थीटा है। व्हाट इज दिस, कॉस ऑफ 30, रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 यू स्क्वायर बाय
जी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रेंज क्या है, सेम है। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब द एंगल्स फॉर विच द रेंज रिमेन्स सेम, राइट। तो थीटा अगर एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 90 माइनस थीटा। थीटा कितना था यहाँ पे, 30। यहाँ पे मैंने कितना लिया, मतलब ये क्या था, ये 90 माइनस 30 था। तो अगर आपके पास पहला एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ऐसा पेयर बनेगा। 10 डिग्री थीटा है तो वो 80 है, 20 डिग्री है तो वो 70 है, 30 है तो 60 है, 45 है तो 45 है, करेक्ट। तो दिस पेयर ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंस द रेंज इज सेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर रेंज सेम है तो फिर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, हाइट्स। डिफरेंट हाइट्स है फिर, क्योंकि यू तो सेम था, जी भी सेम है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ लेकिन आर भी सेम आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ऐसा होता है कि सपोज आपने एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये मिल गया आपको रेंज। आप दूसरे एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो लेकिन रेंज मिल रहा है सेम, 30 पे भी रेंज सेम, 60 पे भी रेंज सेम। तो रेंज सेम है तो चेंज क्या हुआ फिर, हाइट चेंज हुआ, करेक्ट। So complementary angles are those angles for which horizontal range is same, but what is not same, height is not same, u is same। इनिशियल वेलोसिटी को पहले कांस्टेंट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी को पहले कांस्टेंट करते हो, बाद में एंगल चेंज करते हो, तो दिस इज व्हाट यू हैव। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और याद रखना, अगर एक एंगल यहाँ पे थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Then next thing that we need to know is height, maximum height। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये g है, दिस इज g। देन ये पता है तो हमको रिलेशन बिटवीन आर एंड एच भी पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हो लेकिन रेंज को कभी मैक्सिमम रेंज नहीं बोलते हो। मैक्सिमम रेंज बोला मतलब थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज है वो। अब इसका रिलेशन फाइंड करना तो और भी सिंपल है। आर क्या था, 2ux यू वाई बाई जी, और एच क्या है, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अब इसका रिलेशन क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जेई नेट में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपको हाइट दिया होता है, रेंज पूछा होता है, रेंज दिया होता है, हाइट पूछा होता है, दोनों दिया होता है, एंगल पूछा होता है। तो मैं अलग अलग से आर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एच सॉल्व कर रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज सबसे ज्यादा कुछ मैटर करता है तो टाइम मैनेजमेंट। इन सच टाइप ऑफ एग्जाम्स हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो फिर अगर हम एच को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने गए, आर को सॉल्व करने गए, एच और आर को सॉल्व करके कुछ फाइंड किया, उससे कुछ और फाइंड किया, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बेटर क्या है, रिलेशन बना लो, और इट्स नॉट वेरी बिग डील हियर। क्या करना, आपने करना क्या है, कुछ नहीं है, आर और एच है, दोनों को डिवाइड कर दो, देखेंगे जो होगा। एच बाई आर, व्हाट इज एच बाई आर, यू वाई स्क्वायर बाय 2g अपॉन 2ux यू वाई बाय जी। एक यू वाई, एक यू वाई, एक जी गया, करेक्ट। तो h बाय आर इक्वल टू क्या बचा, यू वाई, और ये नीचे कौन आ गया, 4, 2 इंटू 2 4, और कौन बचा, यू एक्स। लेकिन यू वाई था यू साइन थीटा, और ये था यू कॉस थीटा। अब कौन कौन कैंसिल हो गया, यू और यू, करेक्ट, राइट। तो ये क्या बन गया आपका, tan थीटा, राइट। तो tan थीटा बना लो तो मिल जाएगा। याद है, एक काम करना, h बाय आर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा है, इसको ऐसा लिख लो, 1/4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
न्यूमरेटर गोस इनटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, व्हाट इज cos अपॉन sin cot, therefore x by r equal to 1 upon 4 cot theta, 1 upon 4 cot theta, therefore you will have r equal to 4h cot theta। ये आ गया रिलेशन बिटवीन r एंड h। अभी बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times of मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट अगर 10 मीटर है तो रेंज 40 मीटर है, 4 टाइम्स। तो क्या करोगे, 4h इक्वल टू 4h cot थीटा, फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो क्या आएगा 45। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अगर सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो फिर दिक्कत है, फिर आप बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करोगे और आंसर वापस से कितना लाओगे 45। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज ऑल दैट यू मस्ट नो। फिर भी एक बार देख लेता हूं मैं, इफ समथिंग इज रिमेनिंग। अब एक लास्ट चीज बाकी है, वो देख लेते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कल से स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी याद होगा, याद है? पक्का याद है? मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की वेलोसिटी की बात होती है। एक होता है जब आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, so that velocity is the velocity of object as measured by an observer who is at rest, right? Correct? तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हमने लिखे, who was observing you and you are at rest, तो ux equal to u cos theta, uy equal to u sin theta, ये सारे इक्वेशंस जो भी आपने इक्वेशन लिखे, ये सारे के सारे इक्वेशंस कहाँ से आए? ये आए यहाँ से, विथ observe from some observer who is at rest। but imagine दो प्रोजेक्टाइल्स है, एक है ए प्रोजेक्टाइल, एक है बी प्रोजेक्टाइल। ए प्रोजेक्टाइल पे बैठा हुआ कोई बी प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा है और वो उसके वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन फाइंड कर रहा है, और बी में बैठा हुआ कोई ए प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस फाइंड कर रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं मिलेंगे, राइट? तो ये इक्वेशन कब? when an observer is not a part of the system, observer is just outside, audience है ना, बैट्समैन ने मार दिया बॉल को, ऑडियंस देख रहे हैं, उसको दिख रहा है, उसको ही सारे इक्वेशन मिलेंगे। अभी बॉल के बाजू में कोई छोटा शिप लेके जा रहा होगा, देखो बॉल जा रहा है, उसको सेम नहीं मिलेगा ना, उसके लिए अलग वैल्यूज आएगी, उसको सेम नहीं मिलेगा। तो नाउ आवर टास्क इज टू सी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल और एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। So motion of projectile as observed, motion of a projectile as seen from or as observed from another projectile, as observed from another projectile। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी सी व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि ज्यादा फिर हाई फाई हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे भी, ठीक है, आपको सिर्फ एक्स और वाई के मतलब डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन तक ही है सिलेबस में, क्योंकि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रैजेक्टरी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ट्रैजेक्टरी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये सारे हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं है, वी आर जस्ट ओनली एट वन थिंग, हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, सिर्फ हमको पोजीशंस मेजर करने हैं, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू बी प्रोजेक्टाइल, सिंपल है। तो सबसे पहले यू हैव टू प्रोजेक्टाइल्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे और एक चीज आपको सिंपल करके दी है, दोनों का प्लेन ऑफ मोशन सेम है, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा नहीं है कि एक एक्स वाई में है दूसरा वाई जेड में है, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे भी बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये पहला प्रोजेक्टाइल है, लेट अस से दिस इज प्रोजेक्टाइल ऑफ बॉल ए, सम ऑब्जेक्ट ए, देन यू हैव अनदर प्रोजेक्टाइल, सम प्रोजेक्टाइल जो भी होगा अभी, ठीक है, आई डोंट नो, मे बी रेंज सेम है, मे नॉट बी सेम है, तो मैं लिखूंगा नहीं, ये बी है। अब जो पहला प्रोजेक्टाइल था, अगर डेफिनेटली पहला प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी इनिशियल कुछ और होगा,
दूसरे प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कुछ और होगा, दूसरे प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कुछ और होगा, θ2 होगा, और मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसका इनिशियल वेलोसिटी लेटर से u1 है, उसका एंगल ऑफ पोजीशन लेटर से θ1 है, राइट, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एंगल्स भी डिफरेंट है, इनिशियल वेलोसिटीज भी डिफरेंट है, सिर्फ आप मेजर कर रहे हो एक प्रोजेक्टाइल को विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल। अब फॉर बॉल ए, suppose you as an observer, you are sitting at rest, you are looking at the motion of ball A। तो आपके लिए जब आप बॉल ए के लिए मेजर करते हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है, हम दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं, राइट। पहले ये निकाल लो, हमको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमको फाइंड करना है। लेकिन टेम्पररीली मैंने क्या बोला, टेम्पररी आप देख रहे हो दोनों को, और आप खुद मोशन में नहीं हो, आप किस में हो, रेस्ट में हो, आप किसी प्रोजेक्टाइल में नहीं हो, आप किसी स्पेसशिप में बैठे नहीं हो, आप किसी रॉकेट के ऊपर नहीं हो, आप इस क्लासरूम में बैठे हो और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ध्यान भी दे रहे हो, तो आप यहाँ पे इसका मोशन मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। क्यों मिलेगा, अरे अभी तो लिखा था, वो तो आज ही लिखा ना, लिखा गया ये x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। So if you are measuring motion of, if you are looking at motion of A, you will see x1 equal to u1 cos of θ1 into t। t1 t2 मत बोलना, टाइम सेम है, दोनों को आप एक ही टाइम पे देख रहे हो। y1 इक्वल टू u1 साइन θ1 t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, करेक्ट। जीवन भी मत बोलना, जीवन बोल दिया तो एक और पे दूसरा मून पे है, तो जी सेम, नहीं तो जी रो बोल दिया तो एक इक्वेटर पे दूसरा पोल पे, वो भी नहीं। और फॉर बॉल बी x2 इक्वल टू u2 cos θ2 into t एंड y2 इक्वल टू u2 sin θ2 into t माइनस 1/2 g t स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस है दो प्रोजेक्टाइल के एज मेजर्ड बाय सम एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। अब अगर मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हो, मतलब ए प्रोजेक्टाइल को कौन मेजर कर रहा है, जो बी में बैठा है, तो मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज सिंपल x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, सिंपल। x1 है u1 cos θ1 t, x2 है u2 cos θ2 t, y है y1 माइनस y2, y1 कितना है u1 sin θ1 t माइनस जे टी स्क्वायर बाय 2, और इधर भी माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो हाफ जे टी स्क्वायर होने वाला है कैंसल, तो क्या मिलेगा u2 sin θ2 t, आ गया, सिंपल। सिमिलरली मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दो एरोप्लेन्स थे ए और बी, ए एरोप्लेन को कोई बी में बैठा हुआ पैसेंजर देख रहा है, उसके मेजरमेंट्स ले रहा है, उल्टा भी है, ए और बी प्लेन से ए का मोशन बी वाला मेजर कर रहा है, बी का मोशन ए वाला मेजर कर रहा है, तो फिर यू विल हैव इन दिस केस x इक्वल टू x2 माइनस x1, सिर्फ उल्टा हो जाएगा ना, u2 cos θ2 t माइनस u1 cos θ1 t, एंड y इक्वल टू आ जाएगा u2 sin θ2 t माइनस u1 sin θ1 t। यहां तक क्लियर? और t कॉमन निकाल लेना बाद में, तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो, दैट